हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपके इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या हमने कवर किया था और क्या क्या आया आपके एग्ज़ाम में। मेरे पास सेट 2 आया है, तो मैं इसमें सेट 2 के बारे में बता रहा हूं आपको। बहुत ही आसान पेपर था। इसमें मैं पहले मैक्रो डिस्कस करूंगा, कंप्लीट मैक्रो। देखो, मैक्रो में पहला क्वेश्चन है आपका कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसका जो कंजम्पशन लेवल है या कंजम्पशन फंक्शन कर्व जो स्टार्ट होता है, क्या वो वाई एक्सिस से होता है? तो हम सब ने पढ़ा है कि कोई भी हो उसका जो कंजम्पशन कर्व है वो वाई एक्सिस के किसी पॉजिटिव पॉइंट से शुरू होगा ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपको जस्टिफाई करने को कह रहा था और जस्टिफिकेशन में आपको रीज़न देना है ऑटोनॉमस की वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से आया है और आप लोगों ने ये क्वेश्चन ज़रूर किया होगा हमारे साथ कि इकनॉमी में ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, एमपीसी है और हमारे को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दी है और वेरीफाई करने को कहा है कि क्या यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो वो इक्विलिब्रियम लाइन है। अब इसमें आपको करना क्या है, इक्वेशन पुट करनी है, इनकम इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी वाई प्लस आई। आपको सारी इक्वेशन एक साथ रख देनी है। इसमें 2000 की इनकम है, सी बार कितने का है, इसके अंदर हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 100, एमपीसी कितने की है 0.6 एंड इनकम को पुट करो इस पर और इन्वेस्टमेंट है आपकी 300। ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने किया होगा और जिसने नहीं किया वो महानालायक बच्चा है और उसका फेल होना ही ठीक है। 100 प्लस अब 1200 प्लस 300 और यहाँ है 2000। तो आप देखिए क्या आपका एएस और एडी इक्विलिब्रियम है? और अगर आपका एडी और एएस इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब आप कहोगे कि इकोनॉमी में अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 है और अगर आपका एमपीसी 0.6 है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 200 है, देन द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज़ 300। तो आप वेरीफाइड करो 12 3 15 1 16। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि सी प्लस आई 1600 है और ए एस हमारा 2000 है। इसका मतलब ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है। पर मुझे लगता नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। आपने इससे एक सिंपल क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा जो कि ये रहा, जिसमें आपको पूछा है कि इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम और कैलकुलेट करना है एमपीएस। आप लोगों ने बड़े आराम से इसे कर दिया होगा। सेम है वाई इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी वाई और आई। इस केस में इक्विलिब्रियम इनकम पूछी हुई है, तो इक्विलिब्रियम इनकम की मदद से एमपीएस पूछा हुआ है। अब आपको करना क्या है, नेशनल इनकम लिख देना है इनकम की जगह। सी बार आपका इसमें गिवन है 1000 और एमपीसी नहीं है और एमपीसी फाइंड कर लो आप। इसमें एमपीसी वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर दो एंड प्लस आई आपको गिवन है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, तो 1000 प्लस 70 170, तो 4400 में से माइनस कर देना है आपने 1070। तो आपका आ जाएगा इसमें 3330 और इधर आपको करना है एमपीसी। अब 4400 अब डिविजन्स कर देना है, आपका एमपीसी आ जाएगा और एमपीसी की मदद से आप अपना एमपीएस फाइंड कर लेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन में बताएंगे कि कैसे क्या फाइंड हो रहा है। अब अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो आपका एमपीसी आ जाएगा 0.75, तो आपका एमपीएस हो जाएगा 0.25। तो जिसका आंसर इसमें एमपीएस 0.25 है वो ठीक है। और बीच में आपने स्टेप अगर फॉलो किए हैं तो भी मार्क्स मिलते हैं। अब अगर हम यहाँ तक देखें, दोनों ही क्वेश्चन आसान थे, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक इक्विलिब्रियम। फोर्थ का वन क्वेश्चन है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस। नॉर्मल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट
फैक्टर पे आने वाला खर्च होता है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट के साथ एनआईटी का एडिशन होता है, और फिर इसके बाद आप एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी आप बता सकते हो डोमेस्टिक इनकम जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे ओरिजिनली फाइंड की जाती है, और फैक्टर कॉस्ट पे आप एनडीपी एफसी फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे आप जीडीपी एफसी फाइंड कर सकते हैं, और मार्केट प्राइस पे आप एनडीपी एमपी फाइंड करते हैं और जीडीपी एमपी फाइंड करते हैं। फिर बता सकते हो फैक्टर कॉस्ट से जो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होती है वो इनकम मेथड से होती है, और मार्केट प्राइस पे जो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होती है वो वैल्यू एडिड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पे होती है। और भी थियोरेटिकल एग्जांपल्स लिख सकते हो आप इसमें। बाकी इसके बाद आप देखेंगे फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, ये भी बहुत अच्छे से आपको आता है। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता। फैक्टर सर्विसेज के बदले मिलता है, और विदाउट रेंटिंग एनी फैक्टर सर्विस ट्रांसफ़र इनकम जनरेट होता है। गिफ्ट, डोनेशन, रेंट, सैलरी, बहुत सिंपल सा आंसर। तो आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी बहुत आसान है। इसके बाद अगर हम नेशनल इनकम का और कोई क्वेश्चन देखना चाहें तो 7th क्वेश्चन मिलता है, इंक्लूड एक्सक्लूड। सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही क्लियर बता रखे थे। पेमेंट मेड बाय द जापानीज टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया। आप अगर देखें कि कोई फॉरेनर अगर हमारे देश में कुछ खरीदता है तो वो एक्सपोर्ट का पार्ट होता है, और एक्सपोर्ट को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ब्रोकरेज कमीशन, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स पे मैंने बताया था उनकी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, पर किसी तरह की कमीशन वगैरह अगर है तो उसको हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में ज़रूर काउंट करते हैं। इसके बाद इसके और में आपसे पूछा है जीडीपी वेलफेयर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे कैसा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता, और आपको इसी पे लिमिटेशन ऑफ जीडीपी पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपको पता है कि हर टेस्ट में हमने नॉन मॉनेटरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ऐसे ही बदल बदल के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपका है इसके अंदर 9th क्वेश्चन। अब आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने एग्जेम्पशन लिमिट जो है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स की 2 लाख से 2.5 लाख कर दी। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि अब 2 लाख वाले नहीं, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं भरनी। मतलब 50,000 और अगर किसी की इनकम बढ़ती है 2 लाख के बाद तो उसे टैक्स नहीं भरना। तो ये ज़्यादातर डेफिशिएट डिमांड में गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लोग अपना टैक्स रेट कम कर देती है। यही तो है टैक्स रेट कम करना या टैक्स स्लैब को ऊपर ले जाना। तो ये फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट है, और डेफिशिएट डिमांड के अंदर इसको किया जाता है, या कोविड जैसी सिचुएशन में इसको किया जाता है। तो इसका इम्पेक्ट क्या है कि लोगों के पास पैसा बचेगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, इकनॉमी के अंदर कैश ज़्यादा कैरी करेंगे लोग, डिमांड ज़्यादा होगी लोगों की, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी, और इकनॉमी अपवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो ये भी आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ डायरेक्ट होता है, और एमपीएस के साथ आपका कैसा रिलेशन होता है, तो एमपीएस के साथ आपका इन्वर्स रिलेशन होता है। न्यूमेरिकल एग्जांपल, आप यहाँ एमपीएस की वैल्यू रख सकते थे 0.50, एमपीएस की वैल्यू रख सकते थे 0.2575, इस तरीके से, और फिर आप इसमें 1 में एमपीएस की फॉर्मूले को पुट कर सकते थे। जब आप करते तो 1 में 0.50, इसका मतलब 2 टाइम्स, और इसका मतलब 4 टाइम्स। तो इससे समझ आता जब ये कम होगा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, और इस तरीके से आप इन्वर्स रिलेशन में दिखाकर इसमें पूरे 5 नंबर कमा सकते थे। बिल्कुल फ्री पेपर है, बिल्कुल सिंपल, आसान, इससे आसान पेपर बन ही नहीं सकता। और इसके बाद अगर आप नेशनल इनकम की तरफ जाते हैं तो आपसे पूछा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। बताओ कितना आसान है। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आपको पता होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आता है, रॉयल्टी आती है, उसके बाद इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब आप मुझे बताओ इसमें रॉयल्टी को ऐड कर दो, रेंट को ऐड कर दो, इंटरेस्ट को ऐड कर दो, और उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, और आपका आंसर आपके पास। कितना आसान पेपर है। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट से ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है, और आपका आंसर तैयार है इसमें। तो कितना हो गया, 70 और 10, 80 और 25, 105, 155। बताओ कितना आसान पेपर। तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें 155 होगा,
और लास्ट में हम देखेंगे इसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर मेथड में आपने देखा होगा एक टर्म यूज़ करते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर 3 होता है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो यही तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है। और एडिशन में हम चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का होता है। इस पे 2 नंबर की थ्योरी लिखनी थी, सिर्फ नाम लिख देते तो भी सारे मार्क्स आ जाते हैं। और बी पार्ट में सीओई की बात करेंगे हम लोग। तो सीओई में क्या है आप ध्यान से देखेंगे, तो सीओई में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ओल्ड एज पेंशन। तो देखो ओल्ड एज पेंशन नहीं काउंट होगा, ट्रांसफ़र है, वेजेस एंड सैलरी प्लस फ्री रेंट फ्री एकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज़, ये भी काइंड में है, ये भी ऐड होगा। सीओई का पार्ट है, ध्यान रखना, सीओई का कैश काइंड, ये कैश में आ गया, ये काइंड में आ गया। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ ये आ गया। अब ध्यान रखना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस काउंट नहीं होंगे, ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब इन तीनों को ऐड करके आपका सीओई आ जाएगा और आपका आंसर आपके पास होगा। इसके बाद इसके अंदर रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ये करंट ईयर प्राइस पर होता है, ये बेस ईयर प्राइस पर होता है, ये वेलफेयर का रियल इंडिकेटर होता है और ये फेक इंडिकेटर होता है। इसके अंदर प्राइस क्वांटिटी चेंज नहीं होती, इसके अंदर प्राइस चेंज नहीं होता, इसके अंदर प्राइस चेंज होता है। तो इस तरीके से ये पेपर था। अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि हाँ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स मैच करता हुआ नहीं आया है, तो आप सेंटर पे आकर मुझसे मिलिए, बताइए कि कैसे आपको लग रहा है कि नहीं आता। मैं आपकी पूरी फी पे करने को तैयार हूँ। पर अगर आपने क्लासेस ली हैं तो ये क्वेश्चन 1 बार नहीं 2 बार नहीं, हमने 50 बार किया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आईडी के बारे में बात करेंगे। टाटा बाय बाय।